गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल ग्रामखान विद्यापीठ संगरिया से आज आपको कक्षा 10वीं से पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से पाठ नंबर 5 जो कि गद्य भाग का पाठ 5 है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, लेखक हैं निदा फाजली। तो उस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ बच्चों। इससे पहले हमने पाठ का सार जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी कर लिए हैं। तो अब उससे आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम करते हैं। इससे पहले जो आपकी बुक में पीछे दिए जाते हैं ना प्रश्न, उसमें लिखा हुआ कि पहले मौखिक प्रश्न जो 1-2 पंक्तियों में उत्तर देने होते हैं, फिर लिखित हैं जिनका उत्तर आपको 25-30 शब्दों में देने हैं। तो वो वाले प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब इसी का ख भाग आता है, ये लिखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। तो बच्चों वो वाले जो प्रश्न हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो पहला ही प्रश्न है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसने पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ के रख दिया है। बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। अब इसके मुख्य कारण क्या हैं? अब जैसे कि समुद्र के किनारों पर जो रेतीले किनारे हैं वहाँ पर बस्तियाँ बना दी गई हैं, क्योंकि मनुष्यों के रहने के लिए जगह ही नहीं है। आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि रहने को जगह नहीं है, इसलिए समुद्र के किनारे पर भी बस्तियाँ बना दी गई हैं। और जंगल काट करके जंगल में पेड़ों को काट दिया गया है, वहाँ पर बस्तियाँ बना दी गई हैं, जिससे अब पेड़ पौधों की कमी हो रही है। तो ये इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अब क्या होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बिना वक्त के बरसात होने लगती है। अब जिसके कारण क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। अब नुकसान होता है, खेतों में फसल बाढ़ से भी वो नष्ट हो जाएगी और धूप से भी वो नष्ट हो जाएगी, यानी ज़्यादा गर्मी होगी तब भी नष्ट हो जाएगी। और जब बरसात की ज़रूरत नहीं होती है, बरसात आ जाएगी तब भी वो फसल नष्ट हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है, अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए कहा है कि बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब प्रदूषण के कारण जो पशु पक्षी थे वो भी अपना स्थान छोड़ करके जो है इधर उधर भटकने लग गए हैं। इसलिए इस आबादी के कारण जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए इस प्रदूषण को रोकने के लिए भी सबसे पहले बढ़ती आबादी को भी रोकना होगा। तो अगला है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी थी। क्यों लगवानी पड़ी थी? क्योंकि लेखक के घर में जो रोशनदान बने थे उसमें कबूतरों ने अपना डेरा डाल लिया था, यानी कबूतरों ने अपना वहाँ पर घोंसला बना लिया था और वो दिन में कई बार वहाँ पर आते जाते रहते थे और कई बार कई चीज़ों को भी खराब कर देते थे। अब लेखक की जो लाइब्रेरी थी उसमें पुस्तकें रखी थी, उनको भी गंदा कर देते थे। तो इस तरह इन बातों से परेशान होकर के लेखक की पत्नी ने वहाँ पर जाली लगा दी, जिससे कि कबूतर आ जा ना सके, यानी वो अंदर बाहर बार जो आते हैं वो ना आ जा सके। तो उन्हें रोकने के लिए जो है वो जाली लगाई थी। प्रश्न है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? सबसे पहले हमें शब्द लेना पड़ेगा। समुद्र के गुस्से की वजह उसका सिमटना था। सिमटना मतलब कि उसके किनारे पर बस्तियां बनाना, उसे छोटा करना, वो था मेन कारण था समुद्र का जो गुस्सा था। और उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या हुआ कि एक रात, ठीक है, लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को बच्चों की तरह 3 दिशाओं में उठा करके फेंक दिया, अलग अलग दिशा में। जहाज़ जो चल रहे थे तो इतनी तेज़ लहरें उठी, तीनों जहाज़ जो थे वो
अलग अलग दिशाओं में जा कर के गिरे। जैसे हम बच्चों की गेंद को फेंकते हैं ना, तो बच्चों की गेंद की तरह हमने उठा करके फेंक दिया था। एक वर्ली के समुद्र के किनारे जाकर के गिरा, वर्ली का समुद्र, वर्ली नाम है, समुद्र के किनारे जाकर के गिरा। दूसरा बांद्रा में कॉटन रोड के सामने जाकर के गिरा। तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया में इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना, और उसमें जो सवार यात्री थे वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं बचे थे। यानी ऐसे समुद्र ने अपना गुस्सा निकाला, क्योंकि हम यदि प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी अपना गुस्सा निकालती है। फिर जो है आगे प्रश्न है, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक मनुष्य को समझाना चाहता है कि प्रत्येक प्राणी का शरीर मिट्टी से बनता है और अंत में उसे मिट्टी में ही मिल जाना होता है। अब उस मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है यह कोई नहीं जानता, इसलिए किसी मनुष्य में कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता है, और किसी पशु में कितनी पशुता है और कितनी मनुष्यता है, इसका बारे में कोई भी नहीं जान सकता, कोई पता नहीं लगा सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वे स्वयं को किसी दूसरे से बेहतर ना माने, बेहतर ना समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ और दूसरा कोई कुछ भी नहीं है। और ये समझने लगते हैं ना लोग, थोड़ा सा काम करते हैं, जो काम किया मैंने किया है, अब मेरे बिना कोई काम हो ही नहीं पाएगा, और यदि मैंने ये काम नहीं किया तो ये सब तो ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो व्यक्ति चला जाता है उसकी कमी पूरी नहीं होती, लेकिन संसार के काम रुकते भी नहीं हैं। चाहे कोई आए या जाए, कोई रहे या ना रहे, ये दुनिया चलती ही रहती है। यहाँ पे जो काम है वो चलते ही रहते हैं। फिर प्रश्न आता है, अब इसका जो है इसका ग पाठ दिया हुआ है, वो कहते हैं कि निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। अब ये कहते हैं इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कभी भी किसी पंक्ति का हम आशय स्पष्ट करते हैं तो उसको लिखते हुए में पंक्तियाँ तो वापस से नहीं लिखनी, पंक्तियाँ तो लिखी हुई हैं, तो आपको एक शब्द लिख देना है। कभी भी एग्जाम देते हो, एग्जाम में जब आता है, बाई चांस कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आशय स्पष्ट कीजिए, तो आप या तो लिखोगे कि इन पंक्तियों का आशय यह है कि, चाहे तो ये लिखो इन पंक्तियों का आशय यह है कि, और या लिखोगे इन पंक्तियों की जगह, इनकी जगह आपको लिखना है। पंक्तियां तो लेनी है, इनकी जगह आप लिख सकते हो उपरोक्त, मतलब जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं उनका आशय यह है कि। तो उत्तर लिखते हुए पंक्ति दोबारा नहीं लिखनी है। तो इन पंक्तियों का आशय लेखक क्या बताते हैं, नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, यानी प्रकृति जो है वो छेड़छाड़ सहन नहीं करती। अब मनुष्य उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता ही रहता है, तो वो सहन नहीं कर पाती, और फिर क्योंकि ये प्रकृति जो है अपने ही नियमों के अनुसार चलती है, और मनुष्य इसके साथ छेड़छाड़ करता है, इसे अपने अनुसार चलाना चाहता है, तो प्रकृति जो है ये सब सहन नहीं करती। अब उसमें जो है वो अपना कुछ ना कुछ तो नज़ारे दिखाती है मनुष्य को। तो इसलिए क्या हुआ था, इसमें भी वही दोबारा आना है प्रश्न कि एक बार समुद्र की लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को समुद्र की लहरों ने बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। अब वो कहाँ कहाँ गिरे थे, एक वर्ली के समुद्र के किनारे, दूसरा कॉटन रोड के सामने, और तीसरा जो है गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट करके गिर गए। ये तीनों जहाज ऐसे गिरे, और जो उसमें यात्री सवार थे वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे थे। तो इसलिए जो है प्रकृति ने अपना गुस्सा निकाला था। तभी कहते हैं लेखक कि प्रकृति को अपने नियमों के अनुसार ही चलने देना चाहिए, कभी भी उसे
अपने नियमों के अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब अगला आ जाता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इसमें लेखक ने वैसे तो समुद्र का उदाहरण दिया है कि समुद्र बहुत बड़ा होता है तो वो बहुत कम गुस्सा करता है, यानी कि उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं होती, क्योंकि लहरें आती जाती रहती तो समुद्र में ही वो रहती हैं। लेकिन मनुष्य ने उसके किनारों को भी नहीं छोड़ा, समुद्र के किनारों पर भी बस्तियाँ बना ली। ठीक है ना, तो फिर वो क्या करेगा, अपना गुस्सा कैसे निकालेगा। वो लहरें आई, पूरी बस्ती, पूरी बिल्डिंगें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, टूट फूट कर गिर जाती हैं, उसमें रहने वाले लोग जो है बच नहीं पाते, समुद्र की लहरों में ही समा जाते हैं। तो पंक्तियों में कहते हैं कि मनुष्य जो बड़ा मनुष्य होता है, जो सज्जन मनुष्य होता है, उससे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन यदि आ जाता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। इसी तरह समुद्र के किनारों पर भी देखा गया कि बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो समुद्र के किनारे भूमि को जो है अपने कब्जे में कर रहे हैं, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें। उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर जो रहने वाले लोगों को नुकसान भी हो सकता है, वो इतना नहीं सोचते हैं। तो इसलिए ये कहा है, समुद्र भी बड़ा विशाल होता है, बहुत महान होता है, इसलिए उसे भी गुस्सा कम आता है, लेकिन आता है तो फिर रोकना मुश्किल है। उसके ये 3 उदाहरण जहाज वाले जो दिए ही गए हैं। अगला है, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से इनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। तो इसमें अब आपको कौन सा लेना है कि इस बस्ती ने कितने, यानी इन पंक्तियों का आशय यह है कि इसके बाद है कि ना, लेखक जब अपने घर ग्वालियर से बॉम्बे तक जाते हैं तो पहले रास्ते में वो देखते थे कि बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों पर पक्षी चहचहाते थे और लोग जो है पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे रास्ते से पेड़ हटा दिए गए हैं और वहाँ पर रहने वाले जो पशु पक्षी थे वो सब जो है इधर उधर चले गए हैं। और जो कुछ बचे भी हैं तो वो भी इधर उधर अपना ठिकाना ढूंढते रहते हैं। तो यही कहने का मतलब है भाई, लेखक जो बता रहे हैं अपने ही घर से बॉम्बे जा रहे हैं तो वो रास्ते का वर्णन करते हुए उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी भी पहले वहाँ ऐसा सब कुछ था, बहुत से जानवर थे, बहुत से पशु पक्षी थे, लेकिन अब नहीं। अब है, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को उसके घर कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छुपी उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। अब इन पंक्तियों में कौन सी भावना छुपी हुई है कि लेखक ये शेख अयाज के पिता बड़े ही करुणावान, दयालु और उदार व्यक्ति थे। ठीक है, बड़े ही मतलब दयावान थे, बड़े उदार थे, उनका हृदय बहुत बड़ा था और वो सब जीव जंतुओं से भी प्रेम करते थे। इसीलिए एक बार जब वो कुएं से नहाकर लौटे तो खाना खाने के लिए बैठे, रोटी का एक कौड़ा था, इतने में उन्हें अपनी बाजू पर जो एक चोंटा रेंगता हुआ दिखा, वो रोटी छोड़ करके उठ खड़े हुए। जब वो शेख अयाज की माँ ने पूछा, भाई क्या बात हुई, खाना अच्छा नहीं लगा क्या, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, खाना तो अच्छा है लेकिन मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को उसके घर छोड़ने मैं कुएं पर जा रहा हूँ। तो यही इन पंक्तियों का आशय है। बस ये कि उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए तो आपको सिर्फ करुणावान, दयालु और उदार व्यक्ति थे, ये रख लेना। ठीक है, और बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर मैंने आज आपको सारे समझा दिए हैं। इसके बाद इसमें जो भाषा अध्ययन में दिया गया है या कुछ गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।